हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी शाम 4 बजे वाली क्लास जो हिंदी की होती है वह क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड में सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए। तो यह किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो यूपी टेट के एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है उसके लिए, यस टेट के लिए। ठीक है, यस टेट वालों, और जो हमारा सी टेट दोबारा जो जुलाई में होगा उसके लिए, और यूपी पुलिस वीडियो वीडियो ठीक है, सभी के लिए। और हमारा जो यूपी पेट होने वाला है 2023 का, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि, ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। तो इस पंक्ति में के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो है रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बस इतना याद रखना है, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, रत्नाकर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 30। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था? बताइए, कहा है भारतेंदु युग को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, या छायावाद को? तो इन्होंने किसको कहा था? तो छायावाद को कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 देखिए, मेरी तिब्बत की यात्रा के रचनाकार कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो यात्रा वृतांत कौन लिखता था? तो हमारे राहुल संस्कृतायन थे। यूपी के निवासी थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आजमगढ़ ज़िले से बिलोंग करते थे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए, मतलब किसी बात का जो गुण रहस्य होता है उसको जानने वाला, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, सुविज्ञ बोलते हैं, या निगुण बोलते हैं? 34 का बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ बोलते हैं। मर्मज्ञ उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी बात के गुण के रहस्य को जानने वाला होता है, उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर था, हे भगवान, हे राम। क्या करा? हे राम, फिर विस्मयादि बोधक क्या लगा है? चिन्ह लगा है। तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम, तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? बताओ आप लोग। तो कौन सा है? संबोधन। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ठीक, तो आइए कारक के बारे में मैं पूरा बता देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो इस साइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 35 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन कर 35। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? संबोधन, सी पार्ट क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आ गया ना 35 का सी। तो बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्ता, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, याद रहेगा ना, कर्म को। ठीक, कर्म को करण, करण क्या हो जाएगा? से के द्वारा, अर्थात साधन में, साधन के रूप में। जैसे बालक बस के द्वारा क्या करता है? स्कूल जाता है। ठीक है, बालक बस के द्वारा स्कूल जाता है। ठीक है, संप्रदान, यहाँ क्या आ गया? संप्रदान। ठीक, संप्रदान कारक को के लिए, लिए के अर्थ में, जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया। ठीक है, याद रहेगा ना। संप्रदान अपादान, अपादान। ठीक है, अपादान। ठीक, ये क्या होता है? से अलग होने की स्थिति में, से अलग होना। ठीक है, अलगाव की स्थिति जहाँ होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बालक छत से गिर गया। ठीक, इस स्थिति में हम क्या करते हैं? अलगाव की स्थिति में अपादान, अपादान कारक का यूज करते हैं। ठीक, अपादान के बाद क्या आता है? संबंध। ठीक, संबंध, संबंध में क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब हमारे क्या होते हैं? संबंध। फिर संबंध के बाद क्या आता है? अधिकरण। क्या आता है? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। अधिकरण का क्या होता है? में पै। ठीक है, में पै पर। ठीक है, में पै पर। फिर लास्ट में कौन आता है? संबोधन। ठीक है, सबसे अंतिम को संबोधन। ठीक है, संबोधन में क्या होता है? हे भो, हे भो, अरे, अरे
हे भो अरे हो, ठीक है, संबोधन में यह आता है। ठीक, तो आपको पूरा कारक मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग अलगाव की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे हो। ठीक है, याद रहेगा ना ये पूरा। ठीक, तो आई होप मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए एक पूरा चैप्टर ही यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक, कारक आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36। 36 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा है बताओ आप। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है इसमें, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, किसी किसी स्थान, नाम आदि की जहाँ बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक क्या होता है, जातिवाचक होता है। ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, भाववाचक हो गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। ठीक है, समूहवाचक, समूहवाचक, और एक कौन सा हो गया, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, पदार्थवाचक, इसी को बोलते हैं मैटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। ठीक, याद रहेगा ना, कितनी हो गई, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक, तो व्यक्ति संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। जहाँ कई जातियों का बोध होता है उसे जातिवाचक, जहाँ भाव रहता है वहाँ भाववाचक, जहाँ व्यक्ति का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक, जहाँ समूह का बोध होता है वहाँ समूह, जहाँ द्रव्य और मटेरियल का ज्ञान होता है वहाँ मटेरियल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 100 कौन सा, 100 बता दीजिए 37। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए क्या कह रहा है, उपकूल में कौन सा समास है। उप शब्द हमारा उपकूल में। ठीक है, उपकूल, तो उप हमारा क्या इसमें लगा है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय। ठीक, जहाँ अव्यय होता है वहाँ कौन सा समास होता है, तो अव्ययी, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए, तत्पुरुष हो गया। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, और अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास, और कौन सा, द्विगु हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीहि हो गया, बहुब्रीहि हो गया, और कर्मधारय हो गया। ठीक है, कर्मधारय हो गया। ठीक, कर्मधारय। ठीक, तो इस तरह से टोटल 6 भेद होते हैं हमारे समास के। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो क्या करते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यय। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 39 बता दीजिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लिखाई में नहीं हुआ, उपकार में, उपकार में देखिए हुआ है। ठीक है, उप प्लस कार से बना है। ठीक है, इसमें ये क्या है, मूल शब्द है, और उप हमारा क्या है, उप हमारा जो लगा हुआ है वही हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उप हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्द के क्या होते हैं, एक अंश होते हैं। ठीक है, शब्द के क्या होते हैं, अंश। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है कि आंधी, क्या कह रहा है, आंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। आंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। आंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या, मूर्ख होना, या फिर कुछ निर्णय ना कर पाना, झगड़ालू होना, या किंकर्त व्योबी मूढ़ होना। बताइए, ए बी सी या डी। 40 का राइट आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, मूर्ख होना। ठीक, आधी खोपड़ी का, नहीं लोग कहते हैं आधी खोपड़ी का है जो है, मतलब मूर्ख है जो है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट चलिए 41, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। मतलब जो एक त्यागपत्र नाम का उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है, 41 बताइए। तो इसके जो हैं जैनेन्द्र जी हैं। ठीक है, कौन है, जैनेन्द्र जी। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 41 का। 42 का बताइए, 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास में
के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी थी? अब्राहम लिंकन ने, गार्सा द तासी ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? बताइए 42 का राइट आंसर। तो 42 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, आ जाइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? थर्ड 43 बताइए। 43 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये शुद्ध है, या फिर उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा? बताइए 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये सबसे राइट आंसर है। पास आने को कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है, मेरे को ये भी गलत है। ठीक, तो इस तरह से ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 43 का। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मूक होई व चाल पंगु, चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलि मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए, प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है 44 का? तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 44 का हमारा क्या आ जाएगा? सोरठा। ठीक है, ये दोहे का क्या होता? उल्टा होता। ठीक है, दोहे का उल्टा होता। दोहे के फर्स्ट और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा का जस्ट उल्टा होता है। सोरठा पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 14 मात्राएं। चौपाई जो होता है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं, एक सम मात्रिक छंद है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कह रहा है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष कैसे लिखा जाता है? बताइए। तो विशेष हम लोग शुद्ध ही, ये हमारा राइट, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 46 बता दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या? साकेत, कामायनी, यशोधरा, जयद्रथ, वध। बताइए कौन सा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखा गया है? बताइए। तो कामायनी जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी जो साकेत, जयद्रथ, वध और यशोधरा, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आइए 47 बताइए। 47 क्या करा है? चौराहा। पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द हमारा क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, क्या होता है? संख्यावाची। तो उसे हम क्या कहते हैं? वहाँ कौन सा होता है? तो द्विगु समास होता है। ठीक, क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 48। बताइए 48 का। 48 बताइए आप लोग। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है, अपठनीय कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है, मौलिक ना ही मौलिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। क्या कहलाता है? ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ए पार्ट हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 49। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। बताइए किससे करेंगे? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा के। बिल्कुल सही, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, जितना आप वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करवाएंगे और लेखन का अभ्यास कराएंगे, बच्चे के अंदर त्रुटि करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50वां बताइए। बच्चों में भाषा का प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के अंदर जो भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करने, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। उन्हें सुनने और बोलने की क्या हो? पूरी आज़ादी हो। ठीक है, इस स्थिति में वो क्या होंगे? दक्ष और क्या होंगे? विकसित होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हुआ क्या शब्द कहलाता है? वर्ण समूह कहलाता है, वर्ण या वक्तव्य कहलाता है? तो बताइए 51 का। तो 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? शब्द। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बताइए 52 क्या कह रहा है? देखिए 52 हमारा क्या कहलाता है?
वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से थोड़ा सा विजिबल नहीं है, सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कौन सिखाते हैं? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक, प्रासंगिक कथन या तर्क संगत कथन। बताइए 52 का। तो क्या कौन से होते हैं? औपचारिक होते हैं। ठीक है, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से जो यूज किए जाते हैं कथन, उसे क्या कहते हैं? औपचारिक। जो कथन जो व्यवहारिक रूप से व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइए 53। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो वो हमारी कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप का जो संबंध हमारा इलाहाबाद से है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। तो ये थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसके थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, बिना मात्रा का है? तो हमारा कौन सा है? कलरव। कलरव शब्द में मात्रा का प्रयोग नहीं किया। कारखाना में आ की मात्रा, अविताप में ई छोटी की मात्रा, चहचहाना में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया, लेकिन कलरव शब्द हमारा क्या है? इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 56 बताइए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इस वर्ण में त वर्ण की देखिए बार बार क्या हो रही? आवृत्ति हो रही। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, कहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जहाँ उपमा की जाती है तो वहाँ उपमेय की उपमान से उपमेय में उपमान का क्या होता है? उपमेय की उपमान से उपमा की जाती है, तो वहाँ कौन सा उपमा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जनहु, मनहु, जानव ये शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले बालक कांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। ठीक है, तो कुल कितने कांड हैं? कुल 7 कांड हैं। ठीक है, कितने कांड हैं? 7 है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कितने? सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? 57 का राइट आंसर बी पार्ट। आगे आ जाइए 58। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? जो पराधीन सपने हूँ सुख नाही में किस रचनाकार की यह पंक्ति? कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की? कथन से एक ठो 100% आएगा, तो यह तुलसीदास की है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। वह थोड़ा सा बीमार है। कितना है? थोड़ा बीमार है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। यह एक तरह के क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी, जिसमें क्या होता है? कोई विकार नहीं होता, अर्थात क्रिया की क्या करते हैं? विशेषता को बताते हैं। ठीक, तो थोड़ा बीमार है, तो यह किस तरह का है? एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक क्या है? क्रिया विशेषण है। याद रहेगा ना? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए 60 बताइए। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसी की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद का समुद्र, मानस के हंस, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर। तो किसमें बनाया गया? मानस और हंस। ठीक है, मानस और हंस हमारा, तो इस तरह से सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आप बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, इस 30 में से आपके कितने हुए हिंदी के? बिल्कुल ज़रूर बताइएगा आप लोग, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार बनाए हुए हैं, इसी तरह से बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।